अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है मर्सिडीज एस क्लास S350 2006 मॉडल। ये एस क्लास का शॉर्ट व्हील बेस वर्जन है। इसमें दो मेन बॉडी टाइप्स आती हैं, शॉर्ट व्हील और लॉन्ग व्हील, और फिर इसमें पुलमैन वर्जन भी आता है, लेकिन वो गाड़ी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। मैंने लॉन्ग व्हील बेस का पहले रिव्यू किया हुआ है, ये है शॉर्ट व्हील बेस गाड़ी, और ये गाड़ी काफ़ी हद तक अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है। अगर आपको एक फुल साइज सेडान चाहिए जो कि लग्जरी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो, पावर भी इसकी ज़बरदस्त हो और इसके अलावा स्टेटस सिंबल भी हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये सिविक से सस्ती है, इसकी डिमांड 97,50,000 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट की एक और ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एस क्लास एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सही ह्यूज है और इसके अलावा इसमें कट्स एंड कर्व्स बहुत ज़्यादा मैसिव दिए गए हैं। इसकी सही मैजेस्टिक और रॉयल सी फीलिंग आती है, बेशक आप इसको किसी भी एंगल से देखें। ये इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन है क्योंकि ये 6 मॉडल है। ये शेप इसकी 2006 से लेकर 2013 तक आई थी। इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2010 में, जिसमें इसकी हेडलाइट्स में नीचे DRL दे दी गई थी। जो टेल लाइट्स हैं इसकी वो LED वाली आ गई थी, बट ये लुक भी इसका काफी खूबसूरत है। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके फ्रंट पे दिए गए फीचर्स की, तो ये आज की मोस्टली कार से भी इसमें ज़्यादा ही फीचर आते हैं। इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, हेडलाइट वॉशर दिए गए हैं, हेडलाइट इसकी प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं, और इसके अलावा इसकी बीम भी HID लगी हुई है। फॉग लैंप भी इसके LED में है। अगेन इस प्राइस पॉइंट की मोस्टली कार से ज्यादा ही फीचर्स हैं। बाकी वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग आते हैं। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर इसके अलावा ये क्योंकि सिंपल ट्रिम है, तो इसमें मर्सिडीज का 3 पॉइंट स्टार दिया गया है बोनट में। इसमें जो AMG ट्रिम्स आती हैं उनमें यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार नहीं आता, मर्सिडीज का एक प्लैक आता है और उसकी ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट ये लुक सही बिजनेसमैन वाला है। बोनट भी अच्छा खासा मैसिव आता है और ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके इंटीरियर में बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं, वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे भी सब कुछ काफी खूबसूरत है और फीचर्स के लिहाज से भी इक्विप्ड है। ये गाड़ी तकरीबन 10 साल पुरानी है, बट स्टिल फीचर्स के लिहाज से आज भी ऑब्सोलीट नहीं हुई। इस तरह से इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल आते हैं। आप इस गाड़ी को बंद करके लॉक करेंगे तो इसके साइड मिरर ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे। ये चीजें अब जाकर आना शुरू हो रही है मोस्टली पाकिस्तानी गाड़ियों में। फिर इसके अलावा ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, और इसके अलावा में हीटर वाला फीचर भी आता है। इंडिकेटर इस एरा में सभी मर्सिडीज में ऐसे ही आ रहे थे, और इसके अलावा ये साइड मिरर भी लुक्स के लिहाज से काफी हद तक इस एरा की बाकी सारी मर्सिडीज से मिलता जुलता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी है। कुछ गाड़ियां हाइट कंट्रोल ऑफर नहीं करती, सिंपल सस्पेंशन के साथ आती हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे अप्रोच बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सी रखी गई है। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इस गाड़ी का साइज क्योंकि इतना ह्यूज है, तो इसको देख के आपके माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये कोई आम गाड़ी है। साइज से आपको आइडिया जो है कि ये कुछ स्पेशल है। अगर बात कीजिए इसके साइड पे दिए गए फीचर्स की, तो इस स्पेसिफिक गाड़ी में कंपैरेटिवली फीचर्स कम लिए गए हैं, लेकिन इसमें फिर 2 और वर्जन आते हैं, एक लॉन्ग व्हील बेस और इसके अलावा फिर इसमें पुलमैन वर्जन भी आता है। पुलमैन बेसिकली लिमोजिन होती है, लॉन्ग व्हील बेस इससे 7 से 8 इंच ज़्यादा लंबी होती है बैक पे, और उसमें लेग रूम कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है। बट ये गाड़ी भी कोई छोटी नहीं है, ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। फिलहाल अगर बात कीजिए गाड़ी के डोर्स की, तो ये बिल्कुल सिंपल से हैं। इनको अगर मैं बंद करता हूँ तो ये खुद बंद नहीं होंगे। इसमें सॉफ्ट क्लोज वाला फीचर ऑफर होता है, लेकिन वो आपको एड ऑन करवाना पड़ता है। इसमें नहीं लिया गया। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है बेसिकली कि इसमें से आपको कंपैरेटिवली लग्जरी थोड़ी सी कम फील होगी, लेकिन सॉफ्ट क्लोज अगर खराब हो जाए तो उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, तो इसमें वो फीचर क्योंकि है ही नहीं तो खराब भी नहीं होगा। फिर इसको अगर मैं लॉक अनलॉक करूंगा तो इसके साथ मेरे खुद फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, जो कि इतनी पुरानी कार के लिहाज से एक काफी अहेड फीचर है अपने टाइम से। इसके अलावा अनलॉक करने पर इसकी फॉग लैंप्स ऑन हो जाती हैं, हर मर्सिडीज की तरह। क्रोम यहाँ पे काफी सारा दिया गया है, और ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप है, यानी कि इसमें कोई पैनोरामिक या सनरूफ वगैरह नहीं दी गई। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए इस एंड की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से पूरी गाड़ी की तरह बहुत मैजेस्टिक है। फेंडर्स के थोड़े से बोस्टेड हैं, यानी कि बॉडी से बाहर आए हुए हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी ऑफर होते हैं, और इसके अलावा इसमें फिर एक S63 वर्जन भी ऑफर होता है, जिसमें इंजन 6300 cc V8 आता है। वो इससे कंपैरेटिवली बहुत तेज होती है। इस्लामाबाद में कुछ गाड़ियां हैं ऑलरेडी जो कि सही मॉन्स्टर साउंड वाली होती हैं। फिर इसमें V12 इंजन भी ऑफर होता है। वो गाड़ियां बहुत रेयर हैं, बट V8 इसमें काफ़ी कॉमन है। S500 में इस शेप में बेसिकली एक S550 भी आती है। वो 5500 cc होती है, लेकिन उसके बैक पे S500 का ही बैच आता है। वो गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त होती है और प्राइस के लिहाज से कंपैरेटिवली से थोड़ी सी महंगी है। और अगर बात कीजिए इसका रियर एंड की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा है। टेलर इसमें बिल्कुल सिंपल सी हैं। इस एरा में टेलर डिफरेंट आती थी, जिसमें ब्लैक में ब्लैक, व्हाइट में व्हाइट स्ट्राइप दी गई होती थी बॉडी कलर की। ये फेसलिफ्ट वाली टेल लाइट्स हैं जो कि LED में है। वैसे ये लाइट्स 2011-12 में आई थी। बाकी बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है,
एग्जॉस्ट इसमें दिए ही नहीं गए, सामने नीचे दिए हुए हैं प्रॉपर। इसके जो बड़े वर्जन होते हैं S63 वगैरह, उनमें बैक पे प्रॉपर एग्जॉस्ट टिप्स दी गई होती हैं AMG की बैजिंग के साथ। AMG वाली कार में रिम भी डिफरेंट आते हैं, वो सब मैं कवर करूंगा आगे। फिलहाल अगर बात की इसकी ट्रंक की, अगर मैं इसकी ट्रंक को ओपन करूंगा तो ये ऑल द वे अप जाएगी इस तरह से, लेकिन इसको बंद ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता। अगेन ऑटो टेलगेट इसमें एड ऑन फीचर है जो कि ऑप्शनल होता है और देना पड़ता है। ट्रंक पे नीचे यहाँ पे स्पेयर टायर दिया गया है और उसके अलावा डिग्गी भी इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आप 5 से 6 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। बाकी इसकी ट्रंक में सॉफ्ट क्लोज आता है, अगर मैं इसको बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होती है इस तरह से। पेस में कारपेटिंग वगैरह प्रॉपर दी गई है, बैक पेस में शार्प एंटीना दिया गया है। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो एस क्लास के इंटीरियर में हर चीज़ बहुत हाई एंड होती है। यहाँ पे हर मटेरियल बहुत प्रीमियम है, हर चीज़ की फील बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ फीचर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त दिए गए होते हैं अपने टाइम के लिहाज से। दिस कार इज नो डिफरेंट। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मेन हाईलाइट फीचर की, तो वो है इसकी ड्रॉर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी दी गई हैं। किस तरह से मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील वुड और लेदर कॉम्बिनेशन में है और उस पर फिर ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन के लिहाज से बेहतर हो सकते थे। ये लगता है कि सिंपल एक स्टीयरिंग पे सिर्फ कंट्रोल्स बाद में ऐड किए गए हैं। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील में मैनुअल फंक्शन भी आता है, यानी कि जब मैं इस गाड़ी को ऑफ करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील ऊपर जाएगा, ऑन करूंगा तो ये नीचे आएगा। सेम गोस फॉर सीट, ये भी एडजस्ट होती है। अगर बात कीजिए कंट्रोल्स की, तो पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। ये बेसिकली कॉलम शिफ्ट है, जो कि इस एरा में एस क्लास में तो आ गया था, ई क्लास में नहीं था, ना ही सी क्लास में था। ई क्लास में ये 2011 में जाके आया था, पहले उसमें गेयर यहाँ वाले आते थे। तो ये कंपैरेटिवली इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एज थी और इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। यहाँ पे स्टिक है जिससे आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल भी इसमें लेफ्ट पे दिए गए होते हैं मर्सिडीज में, इससे आप इसके फ्लैशर दे सकते हैं और इंडिकेटर दे सकते हैं। हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच राइट पे दिया गया है, ये भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से केस को अगर मैं राइट पे करके पुल करूंगा तो इसकी अगली फॉग लैंप ऑन होगी, पिछली ऑन करने के लिए दोबारा पुल करूंगा, ये भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इसकी हेडलाइट ऑन करने के लिए एक नॉब दिया गया है, इसको घुमा के इसकी हेडलाइट को मैं ऑन करूंगा। फिर इसको मैं अगर पुल करूंगा तो इसकी फ्रंट फॉग ऑन होगी, दोबारा पुल करूंगा तो इसकी रेयर फॉग ऑन होगी। और इसके अलावा अगर मैं इसको फुल लेफ्ट पे ले जाता हूँ तो ये पी दिया गया है और 2 इंडिकेटर दिए गए हैं लेफ्ट राइट के। उसका बेसिकली यूज ये है कि मैं एट अ टाइम इस गाड़ी की एक तरफ की भी पार्किंग ऑन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ कर दूंगा फुल लेफ्ट, तो फिर इसकी लेफ्ट की पार्किंग ऑन हो जाएगी, सिर्फ अगली और पिछली लाइट, जबकि राइट की लाइट्स ऑफ होंगी। अगर मैं इसको एक दफा राइट करूंगा तो फिर ये लेफ्ट की पार्किंग ऑफ करके राइट की ऑन कर देगा, यानी कि अगली हेडलाइट और पिछले टेल लाइट सिर्फ यहाँ पे पार्किंग ऑन होगी, लेफ्ट वाली जगह ऑफ होगी। इसका बेसिकली यूज ये है कि गाड़ी अगर आपने लेट्स सपोज पार्क किया फुटपाथ पे चढ़ा के, तो जो साइड रोड पे है आप वहाँ की पार्किंग ऑन कर दें, बैटरी आधी यूज होगी। ये मेरे ख्याल से काफी थॉटफुल डिजाइन है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर के सेंटर में इसकी एक काफी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन कहीं से लगती नहीं है, ये लिटरली एक प्रॉपर मीटर लगता है, लेकिन ये डिजिटल है। स्पीड लिमिट इसकी 160 माइल पर आवर तक है, जो कि एक अच्छी खासी लिमिट है, ये गाड़ी इजीली हिट कर सकती है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे नॉर्मल गेजेस दिए गए हैं जैसा कि बाकी कार्स में आते हैं। इसकी रेव लिमिट 6.4 पे जाके है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा मीटर के विषय में गाड़ी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्पीड इन माइल पर आवर या किलोमीटर पर आवर, आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और बाकी मीटर की हाउसिंग जो है ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। फिर इसके लेफ्ट पे मीटर के कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि इसकी हाइट कंट्रोल का, इसको आप यहाँ से रेज और लोअर कर सकते हैं, इसमें एक्सेल लिफ्टर आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ESP दिया गया है, ESP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पार्किंग सेंसर को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और बाकी यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन लुक्स के लिहाज से थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगती है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से अभी भी डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी फिर डैशबोर्ड सारा ही लेदर की फिनिश में है, नीचे वुड दी गई है, वुड में फिर ये एयर मैट्स दिए गए हैं और इसमें क्लॉक आती है। एस क्लास क्लॉक्स ऑफर करती हैं काफ़ी पहले से और ये इसकी लुक को काफ़ी प्रीमियम बना रही है, ये रात के टाइम ग्लो भी करती है। फिर इसकी जो ये सेंटर में स्क्रीन दी गई है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि इसके आप एंगल्स को भी टिल्ट कर सकते हैं। अभी तो ये फिक्स लग रही है, लेकिन यहाँ पे ये बटन दिया गया है जिससे आप इसको अपनी तरफ टर्न कर सकते हैं इस तरह से। ड्राइवर फोकस, या फिर अपना इसको सेंटर में रखना है तो इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं नेविगेशन देखना चाहूँ तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे है ही सही, लेकिन मैं यहाँ पे सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा बाकी गाड़ी की सेटिंग्स मुझे इसमें यहीं पे शो होंगी। फिर इसके अलावा इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि अगर लेट्स सपोज इसके मेन्यूज एंड हो जाते हैं तो उससे आगे इसका ये स्क्रॉलर व्हील नहीं घूमेगा। अब ये फिक्स हो चुका है, इससे आगे नहीं जा रहा। अगर मैं इसको लेफ्ट घुमाऊँ तो ये लेफ्ट पे आराम से घूमेगा और जैसे मेन्यू एंड होंगे तो फिर लेफ्ट की तरफ नहीं घूमेगा, तो ये रुक जाता है बेसिकली वहाँ जाके। तो ये एक मेरे खास इंटरेस्टिंग चीज़ है। नीचे फिर एक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है और फिर यहाँ पे एक रेस्ट मोड दिया गया है। इसमें आपके ऊपर एक ब्रीज थ्रो करती रहती है बैटरी को मिनिमम यूज करते हुए। अगर लेट्स सपोज आपने इस गाड़ी के अंदर सोना है तो आप रेस्ट मोड को ऑन कर दें और फिर आप सो सकते हैं, गाड़ी के अंदर सर्कुलेशन चलती रहेगी। ये एक अच्छा फीचर है। और उसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग के लिए जगह दी गई है।
इस एरा में भी ये गाड़ी एम्बिएंट लाइट ऑफर कर रही थी, डैशबोर्ड में भी और डोर्स में भी। लेकिन ये एम्बिएंट लाइट है काफी डिम सी, इसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसको कोई खास ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। कोनों पे आपको ज़्यादा विजिबल होगी, सेंटर में आगे थोड़ी सी डिम हो जाती है। बट इस एरा के लिहाज से ये ठीक है। इस एम्बिएंट लाइट वाले एरिया से नीचे पे इसका ये डीवीडी इंसर्ट दिया गया है और उसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे इसकी ये ड्रॉर्स दी गई हैं, एस्ट्रे और कप होल्डर्स की। बाकी फिर नीचे यहाँ पे इसका कमांड कंट्रोल दिया गया है। कमांड कंट्रोल बेसिकली ये स्क्रीन के लिए है, यहाँ से आप इसके पीछे नेविगेट कर सकते हैं। ये स्क्रीन टच में नहीं है, इस एरा में ये गाड़ियाँ टच स्क्रीन ऑफर नहीं करी थी और ये तो चलो 2006 मॉडल है। LX 570 2020-21 तक टच स्क्रीन ऑफर नहीं करी थी, तो उस लिहाज से ये गाड़ी फिर भी ठीक है। इसके अलावा इसकी यहाँ पे सीट काइनेटिक्स के बटन दिए गए हैं, सीट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली इसी स्क्रीन से। वॉल्यूम रॉकर वगैरह सारी चीजें दी गई हैं और पीछे के एरिया दिया गया है जिसके अंदर कीपैड है। इस एरा में कीपैड वाले फोन आते थे और गाड़ी में फोन इनकॉर्पोरेट करने का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ था, तो दिस कार इज नो डिफरेंट। यहाँ पे बेसिकली कीपैड दिया गया है जहाँ से आप मैसेज टाइप कर सकते हैं या फिर कॉल मिला सकते हैं। कॉलिंग करने के लिए इसको सिम चाहिए और इसको सिम मिलती थी। इस वजह से कि इसमें बिल्ट इन फोन आता है। पीछे इसमें एक कंसोल दिया गया है जिसको मैं दोनों साइड से ओपन कर सकता हूँ इस तरह से। ये इटसेल्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है और इसमें फोन दिया गया है नोकिया का 6310। इसको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ और ये पोर्टेबल फोन है जो कि आप ऑफिस लेके जा सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस एरा में ये काफी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी थी और ये 6310 स्पेशल है इस तरह से कि इसमें पीछे की पिन दी गई है जहाँ से ये चार्ज होता है गाड़ी के अंदर। नीचे इसमें नॉर्मल पिन तो आती ही हैं, मोटी पिन वाले चार्जर से फोन चार्ज होता था और 6310 में बैटरी भी कवर के साथ ही निकलती थी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त फोन था अपने एरा का, तो इसमें ये फोन दिया गया है। बाकी इसके अलावा ये कंसोल तो फोन के लिए ही डेडिकेटेड है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर यहाँ पे सामान रखना है तो उसके नीचे अलग से एक और जगह दी गई है। अगर मैं इस पूरे पैनल को उठा दूंगा तो फिर नीचे काफी बड़ी सारी ड्रॉर है और इसमें अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो ये पूरी लेदर की फिनिश में है और ये आज तक इंटैक्ट है, कोई इसमें खास क्रैक्स वगैरह नहीं आए। ये गाड़ी केयर के साथ यूज की गई है। सीट्स ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनमें थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, ये सारी चीजें आती हैं। इवन इसके हेडरेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक है जो कि इस टाइम के लिहाज से काफी अच्छी चीज थी। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए डोर्स की तो डोर में भी सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है और आपको याद होगा मैंने पहले ड्रॉर्स की बात की थी। इस गाड़ी में काफी सारी ड्रॉर्स दी गई हैं इस तरह से कि इसके यहाँ पे तो ड्रॉर दी ही है जो कि अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन इसमें डोर्स में भी आर्मरेस्ट के नीचे भी ड्रॉर्स आती हैं जिनको मैं इस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ। नीचे यहाँ पे अच्छी खासी जगह दी गई है जहाँ पे मैं काफी सारा सामान रख सकता हूँ और अगर आपके लिए कम है तो फिर नीचे प्रॉपर ड्रॉर्स भी दी गई हैं। बाकी आर्मरेस्ट तक इसके अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट हैं, सही पोजीशन में है। विंडो लॉकर इसके थोड़े से डिफरेंट है आम गाड़ियों से, इस तरह से कि आम गाड़ियों में एक ही बटन होता है जिसको ऊपर नीचे करेंगे। इसका विंडो लॉक थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि अगर मैं इसको पीछे से नीचे प्रेस करूंगा तो फिर ये विंडो रोल डाउन होगी और अगर आगे से ऊपर प्रेस करूंगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। विंडोज इस गाड़ी में डबल ग्लेज आती हैं, यानी कि थिकनेस के लिहाज से ये आम गाड़ी की विंडो से डबल होती है। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि आम गाड़ी के दो शीशों को लेकर सैंडविच बना दिया जाता है और उससे बनती है इस गाड़ी की विंडो। इसका बेसिकली फायदा यह है कि इससे बाहर से शोर अंदर काफी कम आता है और अंदर की साउंड भी बाहर ना होने की बराबर जाती है, तो ये एक यूजफुल चीज है। बाकी साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। पार्किंग ब्रेक मर्सिडीज में यहाँ राइट पे दी गई होती है मोस्टली कार्स में। फिर इसमें हेडलाइट वॉशर भी आता है और अगर बात की जाए रूफ की तो वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स। रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग है 2006 में भी। रूफ इसकी ये सारी ही फिक्स ही है, इसमें कोई सनरूफ पैनोरामिक रूफ नहीं आई हुई। इस तरह में गाड़ियां ऑफर करती थी और बाकी स्टीयरिंग व्हील में पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं जो कि बड़े छुपा के दिए गए हैं पीछे, बट हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पर सन ग्लास होल्डर दिया गया है। रूफ का मटेरियल इसका प्रीमियम है, एयर बैग इसमें काफी सारे आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए क्लास के पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम ऑलमोस्ट पूरा ही है। ड्राइवर की सीट काफी पीछे हुई भी है, अगर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पे करूँ तो फिर यहाँ पे लेग रूम कुछ ना कुछ बच जाएगा। लेकिन अगर आपको और लेग रूम चाहिए तो इसमें एक और वर्जन आता है लॉन्ग व्हील बेस। वो गाड़ी थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन उसमें फिर लेग रूम कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेशियस होता है। बाकी इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये क्योंकि एस क्लास है तो यहाँ पे काफी सारे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर में भी, पाँव पे भी और यहाँ पिलर्स में भी। फिर इसमें सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के इसके अंदर से मैं आर्मरेस्ट एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। इसके जो बड़े वर्जन आते हैं वो क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स भी ऑफर करते हैं बैक पे अलग से, तो वो ऑब्वियसली 350 में नहीं आता। बाकी यहाँ कप होल्डर्स दिए गए हैं वो भी 3 और इसके अलावा सेंटर कंसोल में की प्रॉपर ड्रॉर दी गई है जिसको खोल के मैं स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अंदर अलकंटारा दिया गया है जो कि काफी प्रीमियम है और इसके अलावा इस कंसोल से पीछे यहाँ पे डोर बना हुआ है जिसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक स्टोरेज पॉकेट है। लेकिन जो इसके बड़े वर्जन आते हैं उनमें यहाँ पे पीछे फ्रिज भी आता है। फ्रिज वाली गाड़ियां बैक पे काफी लग्जरियस होती हैं लेकिन उसकी ट्रंक पे काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि फ्रिज का यूनिट डिग्गी के अंदर दिया हुआ होता है। बाकी इसके अलावा रूफ में इसके ये मिरर दिए गए हैं जिनके साथ लाइट्स भी हैं, ये आपको बैक पे सही प्रीमियम फीलिंग देती हैं और बाकी इसकी डोर्स में भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है।
बैक पे इसके डोर्स में एशेस भी दी गई हैं जो कि इस एरा में बहुत ज़्यादा इन थी। आपको क्राउन्स, प्राडो, सिग्नस, एस क्लासें, 7 सीरीज सब में बैक पे एशेस काफी नजर आएंगी और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो स्पेसिफिक गाड़ी में जो इंजन है ये 3500 सीसी V6 है। इसमें से छोटे इंजन भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। 3500 में इसमें फिर एक हाइब्रिड वर्जन भी आता है, फिर इसमें 4000 सीसी, 4500, 5000, 5500, 6300 सीसी इंजन भी ऑफर होते हैं और ये बॉडी V6, V8 और इवन V12 इंजन भी ऑफर करती है। तो मर्सिडीज के लाइनअप में ये गाड़ी मिडल में लाया करती है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 302 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत जबरदस्त है बॉडी साइज के लिहाज से। और ये गाड़ी सिर्फ हैवी रेयर व्हील ड्राइव थी, टेल भी बहुत मजे का करेगी। इंजन की प्रेजेंटेशन इसकी बहुत जबरदस्त है, सब कुछ यहाँ पे काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है और इसमें ये ऊपर फिर V6 की बैजिंग दी गई है। और बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। इसमें हाइट कंट्रोल भी है। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, और टायर साइज जो आता है S क्लास में, ये आगे है 245, 45 और 18 और पीछे है 275, 40 और 18। इसमें रिम्स और टायर्स स्टैगर्ड आते हैं, यानी कि कम चौड़े, पिछले ज़्यादा चौड़े। और इसकी वजह ये होती है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है और सारी पावर पिछले टायरों पर डालती है, तो इस वजह से इसमें पीछे टायर बढ़ा दिया जाता है ताकि वो सारी पावर को अकोमोडेट कर सके। बाकी इसके अलावा इसमें डिस्क ब्रेक वेंटिलेटेड दी गई हैं, यानी कि इसमें पंच होल्स आते हैं। टायर्स में योकोहामा का एडवान DB है जो कि एक अच्छा टायर है और इसकी लाइफ अभी आधी रिमेनिंग है। ये आपको 20-25 हज़ार किलोमीटर और एक्स्ट्रा राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इसमें हाइट कंट्रोल है, आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं जो कि अच्छी चीज है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।